Hello everyone, I Kuldeep welcome you all to today's session of Daily News Analysis where we are going to look at the important news from the Hindu newspaper as well as the Indian Express. So आज है 28th of April and Monday है and आज की जो दोनों important news हैं from the Hindu and Express दोनों को हम cover करेंगे and as has been the trend this year आज हम एक editorial को भी properly analyze करेंगे and plus जो topics हम cover करेंगे उनको हम अच्छे से करेंगे because CLAT का pattern भी कुछ ऐसा ही है and आप भी अगर आपको कोई topic important लगता है तो उसको अच्छे से करिए, इन डेप्थ में करिए। इन केस आपको लगता है कि आपके स्टडी मटेरियल में अच्छे से कवर है तो उसे वहां से कवर करिए, अदरवाइज उसे न्यूज़पेपर के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू से प्रिपेयर करिए करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज से। तो पहली न्यूज जो हिंदू न्यूज़पेपर में फर्स्ट पेज पे है तो उसको लिया है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट आई थॉट कि यहाँ पे एक बेसिक का कंसेप्ट पढ़ा दिया जाएगा। नेक्स्ट सेकंड जो टॉपिक है उसमें हम पूरा आर्बिट्रेशन जो है उसका बेसिक डिस्कस कर लेंगे बिकॉज आज एक बहुत अच्छा एडिटोरियल आया आर्बिट्रेशन के ऊपर पे। तो द न्यूज इज कि 2 तमिलनाडु मिनिस्टर्स क्विट ऑन स्ट्रॉन्ग कोर्ट रिमार्क्स। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क करा है कि 2 तमिलनाडु के ऐसे मिनिस्टर्स हैं जिनको बेल पे बाहर छोड़ा हुआ है और यहाँ पे उनको तमिलनाडु गवर्नमेंट ने उनको मिनिस्टरशिप प्रोवाइड कर रखी थी। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सिंपल सा एक ऑप्शन दिया कि या तो आप मिनिस्टर बन जाइए और जेल में रहिए या फिर अगर आप बेल लेकर बाहर हैं तो प्लीज आपको अपनी जो पावर है उसको छोड़ना पड़ेगा। एंड उसके पीछे उन्होंने 2 रीजन दिए। पहला तो यह है कि आर्टिकल 21 जो है उसमें राइट टू लाइफ है, उसमें पर्सनल लिबर्टी है, बट जो ये लिबर्टी होती है ये एब्सोल्यूट नहीं होती है। यहाँ पे आपकी कुछ ड्यूटी होती है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और यहाँ पे इसे कंपेयर किया गया है विद अ डॉक्ट्रिन नोन एज पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, और ये पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन ये कहती है कि जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, जितने भी आपके पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं, वो सब जो ऑफिस होल्ड करते हैं वो पब्लिक ट्रस्ट में होल्ड करते हैं। तो अगर पब्लिक ट्रस्ट में कोई ऑफिस होल्ड किया जाता है तो इट इज रिक्वायर्ड कि जो पर्टिकुलर पर्सन उस ऑफिस को होल्ड कर रहा है वो ब्लॉट फ्री हो, उसके ऊपर पे कोई भी धब्बा ना हो। बट यहां पे अगर किसी पर्टिकुलर मिनिस्टर के अगेंस्ट में इस तरीके से केसेस चल रहे हैं, ईडी की वहां पे छापेमारी हो रही है और उसका जो पर्टिकुलर रिकॉर्ड है अगर वो क्लीन नहीं दिख रहा है, सो इट इज रिक्वायर्ड एज पर द डॉक्ट्रिन कि वो पर्टिकुलर पर्सन उस ऑफिस को होल्ड ना करे। तो यहां पे एक क्लियर चॉइस दी गई कि या तो आप ऑफिस होल्ड कर लीजिए एंड इन जेल रहकर आपको अगर ऑफिस रन करना है तो आप ऑफिस रन करिए, अदरवाइज यू बी ऑन बेल बट आप कोई भी पब्लिक ऑफिस को होल्ड नहीं करोगे। तो इस कंटेक्स्ट के अंदर में तमिलनाडु के 2 मिनिस्टर्स हैं, इनके नाम हैं आपके सामने। इसमें आई वुड से कि आपके क्लैट का एग्जाम देखोगे जीके में ये नाम नहीं पूछे जाते बट बहुत बार क्या होता है उस कंसेप्ट के बेसिस पे आपके क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं, तो कंसेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, कुछ डिटेल्स जो इन पर्टिकुलर मिनिस्टर्स के अरेस्ट किए वो सब यहाँ पे मौजूद है। ओके, एंड आर्टिकल 21 पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन भी आपकी यहाँ पे मेंशन कर दिया, जस्ट मेड यू अंडरस्टैंड कि दोनों डॉक्ट्रिन्स हैं क्या आपकी। नेक्स्ट पे चलते हैं, द रियल इंडियन आर्बिट्रेटर नीड्स टू स्टैंड अप। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर एडिटोरियल आया है एंड यूजुअली व्हेनेवर यू रीड एडिटोरियल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस एडिटोरियल को अच्छे से रीड करें, उसको समझें कि उसमें कंसेप्ट क्या है, उसमें यू ट्राई टू आइडेंटिफाई कि यहाँ पे कौन से अच्छे आर्ग्यूमेंट्स हैं जो यहाँ पे ऑथर प्रोवाइड करना चाहता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आर्बिट्रेशन के अंदर में हम क्या क्या इंप्रूव कर सकते हैं उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन है। सो आई थॉट कि थोड़ा बहुत हम बेसिक आर्बिट्रेशन का देख लेते हैं और इस पर्टिकुलर एडिटोरियल के अंदर में क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स है कि क्या क्या यहाँ पे वीकनेसेस हैं इंडियन आर्बिट्रेशन सिस्टम की और उन्हें कैसे बेटर किया जा सकता है, उनको भी हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट विद द एडिटोरियल इटसेल्फ, लेट्स लुक एट व्हाट एग्जैक्टली इज आर्बिट्रेशन। तो जब भी हम आर्बिट्रेशन डिस्कस करते हैं, फर्स्ट थिंग व्हिच यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि आर्बिट्रेशन जो है वो कोर्ट सिस्टम का पार्ट नहीं है। आर्बिट्रेशन इज पार्ट ऑफ a system which is alternative or in exchange for the court system। तो फॉर एग्जांपल कि जितने भी ये आर्बिट्रेशन है इसी टाइप का एक होता है मीडिएशन, इसी टाइप का एक होता है कंसीलिएशन एंड ये आउट ऑफ कोर्ट सिस्टम्स है सारे आपके, ये ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम्स है। तो आपका जो आर्बिट्रेशन है, मीडिएशन है, कंसिलिएशन है, नेगोशिएशन है, ये सब हम कैटेगराइज करते हैं एज एडीआर बिकॉज ये आपको एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड कर रहा है विद द कोर्ट सिस्टम की जो कोर्ट सिस्टम में जो आपको प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके जाना पड़ता है, एक लेंथी प्रोसेस आपको गो थ्रू करना पड़ता है, उसकी जगह आप ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बट एक्चुअल में जिस पर्पस के लिए हमने इस एडीआर को बनाया था, आज के टाइम में जिस हिसाब
से आर्बिट्रेशन हो रहा है वो इतने कॉम्प्लिकेटेड हो गए, इतने लेंदी हो चुके हैं, इतनी ज्यादा उसमें लीगैलिटी आ चुकी है कि बहुत बार जो इसका पर्पस है वो डिफीट हो जाता है। एंड कहीं ना कहीं जो आर्टिकल है ये इसी की ही बात कर रहा है। ओके, तो ये आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन आर फॉर्म ऑफ एडीआरस। नाउ द थिंग इज कि ये जो एडीआर है, अगर आप कोर्ट ना जाके अगर एडीआर यूज करते हैं तो क्या उनकी कोई लीगल सैंक्टिटी होती है? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि जो ये आपके आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन होता है, अगर दोनों पार्टीज एग्री करें तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर में जो इनका फाइनल अवार्ड होता है वो बाइंडिंग ऑन द पार्टीज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं स्पेसिफिकली आर्बिट्रेशन की बात करूं, आर्बिट्रेशन का एक प्रोसीजर होता है, अगर वो प्रॉपरली फॉलो किया जाए और उसके बाद जो आर्बिट्रेटर अवार्ड देता है वो फाइनल होता है और बाइंडिंग होता है। सो रिमेंबर, आर्बिट्रेशन का अवार्ड फाइनल और बाइंडिंग होता है प्रोवाइडेड कि जो आर्बिट्रेशन का प्रोसीजर है वो एज पर लॉ प्रॉपरली फॉलो किया गया हो। तो यहां पे अगर आप एडीआर में जाते हो तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि एडीआर के प्रोसेस के बाद या आर्बिट्रेशन के बाद आपको कोर्ट सिस्टम में जाना पड़ेगा, प्रोवाइडेड कि सब कुछ प्रॉपरली करा गया हो। तो इसीलिए आप डेफिनेटली एक ऑल्टरनेटिव मोड जैसे कि आर्बिट्रेशन को चूज कर सकते हो इफ यू डोंट वांट टू गो टू द कोर्ट सिस्टम, प्रोवाइडेड दोनों पार्टीज एग्री करनी चाहिए। ओके, अगर इंडिया में आर्बिट्रेशन की बात करी जाए तो आपको यह पता होना चाहिए कि आर्बिट्रेशन इंडिया में किस लॉ के अंदर में गवर्न होता है और इंटरनेशनल कौन सा लॉ है जिसके बेसिस पे हमने हमारा आर्बिट्रेशन लॉ क्रिएट करा है। तो हमारा जो आर्बिट्रेशन एक्ट है वो 1996 में आया था और उसका नाम है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। एंड रिमेंबर, इंडिया के अंदर अगर मुझे कोई भी आर्बिट्रेशन करना है, मुझे कोई भी कंसिलिएशन करना है, तो मुझे इसके अंदर में जो प्रोसीजर गिवन है, इसके अंदर में जो पूरा लॉ गिवन है उसको प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा। अगर मैं आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट के प्रोविजंस को प्रॉपरली फॉलो नहीं करता हूं तो फिर जो आर्बिट्रेशन या कंसिलिएशन पार्टीज के बीच में हेल्ड किया गया है उसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। सेक्शन 34 है जिसके अंदर में कोर्ट में आप चैलेंज कर सकते हो और वहां पे अगर कोर्ट को प्रोसीजर इम्प्रॉपर लगता है, कुछ भी उसके अंदर में इलीगैलिटी लगती है, तो उस अवार्ड को वो वहां पे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। इसलिए जो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट है, कोई भी इंडिया में आर्बिट्रेशन होती है उसको वो फॉलो करना कंपलसरी है। दूसरा, ये जो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट है ये किस पर्टिकुलर लॉ पे बेस्ड है? तो हमने एक पर्टिकुलर मॉडल लॉ क्रिएट करा हुआ है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के ऊपर पे। यूएन सिट्रल एक पर्टिकुलर बॉडी है। नाउ इफ यू नो द फुल फॉर्म यूएन सिट्रल, ट्राई टू फाइंड आउट किसका मीनिंग, इसका फुल फॉर्म क्या है। इट मस्ट रिलेटेड टू समथिंग इंटरनेशनल ट्रेड ओनली, तो उसी से ही कुछ इसका मीनिंग है। तो ट्राई टू फाइंड आउट और उसका कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर यूएन सिट्रल का मॉडल लॉ ऑन आर्बिट्रेशन है, इसी को ही हमने यूटिलाइज किया है टू क्रिएट आवर आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट। और हमने हमारा आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन एक्ट इस पे इसलिए बेस करा है बिकॉज जो आर्बिट्रेशन होता है ये सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक कंपनीज के लिए नहीं होता है, यहां पे इंटरनेशनल कंपनीज भी इन्वॉल्व रहती हैं। यहाँ पे इंटरनेशनल कंपनीज भी इन्वॉल्व रहती हैं। सो इट इज रिक्वायर्ड कि अगर कोई इंटरनेशनल कंपनी को हम चाहते हैं कि वो भी इंडियन आर्बिट्रेशन को फॉलो करे या उसको आर्बिट्रेशन सिस्टम में ट्रस्ट हो, सो वी वुड वांट कि हमारा जो खुद का लॉ है वो भी इंटरनेशनल लॉ के सीक्वेंस में हो, उसी के बेसिस पे बना हुआ हो, सो दैट कि अगर कोई बाहर की कंपनी है उसको भी इंडिया में आर्बिट्रेशन करने में कोई इशू ना हो। तो रिमेंबर, इंडिया में अगर आर्बिट्रेशन होगा तो वो एज पर आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996 के बेसिस पे ही होना चाहिए। अब एग्जैक्टली अगर आर्बिट्रेशन को डिफाइन किया जाए तो कैसे आप डिफाइन करोगे? सो रिमेंबर, आर्बिट्रेशन इज बेसिकली अ प्राइवेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस, यानी कि यहां के अंदर में कोई भी गवर्नमेंट बॉडी इन्वॉल्व नहीं होती। यू कैन इन्वॉल्व पीपल हु हैव एक्सपीरियंस इन द आर्बिट्रेशन फील्ड, हु हैव एक्सपीरियंस इन द जुडिशियल फील्ड, बट ये एक प्राइवेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फॉरम होता है जिसके अंदर में जो पार्टीज होती हैं वो अपना एक न्यूट्रल आर्बिट्रेटर, जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में जज होता है, आर्बिट्रेशन में उसे आर्बिट्रेटर कहा जाता है, एक न्यूट्रल आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाता है टू डिसाइड द केसेस। एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो आर्बिट्रेटर का डिसीजन होता है जिसे अवार्ड कहा जाता है, यहां पे जजमेंट नहीं आता है, यहां पे आर्बिट्रल अवार्ड आता है और वो जो आर्बिट्रल अवार्ड होता है वो फाइनल होता है एंड वो बाइंडिंग ऑन पार्टीज होता है। अब यहां पे समझिए फाइनल का मतलब क्या है। यहां पे फाइनल का मतलब यह है कि इसके आगे अपील मैकेनिज्म नहीं है। आप ये मत समझिएगा कि आर्बिट्रेटर ने अवार्ड दिया तो अब आप हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ये फाइनल है, ये बाइंडिंग है, इसके बाद में आपके पास में कोई अपीलेट मैकेनिज्म नहीं है।
ओके इसके बाद इंडिया के अंदर में या आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट के अंदर में हम किस किस तरीके से आर्बिट्रेशन कर सकते हैं, तो यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन मेंशन है। पहला है डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन। अब डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन उस आर्बिट्रेशन को कहा जाएगा जिसमें जो कंटेस्टिंग पार्टीज हैं वो दोनों की दोनों इंडियंस हैं। ओके अगर दोनों पार्टीज इंडियंस हैं, दोनों या मल्टीपल पार्टीज हैं, वो सब अगर इंडियंस हैं तो आर्बिट्रेशन को डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन कहा जाता है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन उसे कहा जाएगा जिसमें एटलीस्ट वन पार्टी इज फॉरेन। ओके अगर एक पार्टी फॉरेन है, फॉरेन कंपनी है या फॉरेन इंडिविजुअल है, तो वो एक इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन की डेफिनेशन में आएगा। थर्ड हमने डिफाइन किया है इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन, बिकॉज आर्बिट्रेशन कई सालों से एग्जिस्ट करता है। ये पर्टिकुलर प्रोसेस जो है ये बहुत सालों से एग्जिस्ट करता है, तो इसकी कई वेल नोन इंस्टीट्यूशंस हो चुके हैं जो आर्बिट्रेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जिसमें एक बहुत ही फेमस प्लेस है सिंगापुर। सिंगापुर के अंदर में जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है दैट इज वेरी फेमस, और उसका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है कि जो उनके अवार्ड्स आते हैं यूजुअली बहुत ही अच्छे अवार्ड्स आते हैं, बहुत ही न्यूट्रल अवार्ड्स आते हैं, और उससे पार्टी जो होती है वो सेटिस्फाइड होती है। इस वजह से सिंगापुर जो है वो एक आर्बिट्रेशन का हब बना हुआ है। इंडिया इज ऑल्सो ट्राइंग टू क्रिएट अ आर्बिट्रेशन हब इन इंडिया ऑल्सो। ओके तो यहां पे अगर आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन कोई आर्बिट्रेशन करती है तो उसे इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन कहा जाएगा। और लास्ट होता है एडहॉक आर्बिट्रेशन। एडहॉक मतलब कि सिर्फ एक पर्टिकुलर आर्बिट्रेशन के लिए आप इसको कर रहे हो, तो अगर दोनों पार्टी सिर्फ एक पर्टिकुलर डिस्प्यूट के लिए आर्बिट्रेशन को चूज करती हैं तो उनके पास में टोटल इंडिपेंडेंस और टोटली उनके पास में फ्रीडम होता है कि वो किसको आर्बिट्रेटर बनाए और उसका प्रोसीजर कैसे डिसाइड किया जाए। तो आप इन 4 तरीकों से आर्बिट्रेशन को यहां पे डिफाइन कर सकते हो। अब एक बार का हम समझ लेते हैं कि आर्बिट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है। तो आर्बिट्रेशन के प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो रिक्वायरमेंट है कि एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होना चाहिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली सेक्शन 7 जो है आर्बिट्रेशन एक्ट का, वो ये कहता है कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट तभी वैलिड होता है जब वो राइटिंग में हो, विच मींस कि 2 पार्टीज ओरली आर्बिट्रेशन के लिए यहां पे डिसाइड नहीं कर सकती हैं। अगर करती भी हैं तो उसकी लॉ में कोई वैल्यू नहीं होगी, फिर वो पार्टीज के ऊपर है कि वो उस ओरल एग्रीमेंट को मानना चाहे तो मान सकते हैं। बट एज पर द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट यहां पे जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है इट शुड बी इन राइटिंग। द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज कि अगर आपको आर्बिट्रेशन प्रोसेस को इनिशिएट करना है तो आपको सेकेंड पार्टी को नोटिस भेजना पड़ेगा, यानी कि विदाउट सेंडिंग अ नोटिस आप आर्बिट्रेशन इनिशिएट नहीं कर सकते। थर्ड प्रोसेस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे आपको आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना पड़ेगा, एंड ये जो आर्बिट्रेटर है इट शुड बी अपॉइंटेड विद द कंसेंसस ऑफ बोथ द पार्टीज। तो आप एक आर्बिट्रेटर, सिंगल आर्बिट्रेटर भी अपॉइंट कर सकते हो, आप एक पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स भी अपॉइंट कर सकते हो, बट द रिक्वायरमेंट इज कि यहां पे कंसेंसस होना चाहिए। बोथ और ऑल द पार्टीज शुड एग्री विद द पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स। बिना एग्रीमेंट के आप आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट नहीं कर सकते हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट इज कि जब आर्बिट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उसमें एक प्रिलिमिनरी हियरिंग होती है जिसके अंदर में वो टाइमलाइन डिसाइड करते हैं, एंड यहां पे वो अपना प्रोसीजर भी डिसाइड करते हैं। यहां पे वो चाहे तो कोई जो लीगल प्रोसीजर है, फॉर एग्जांपल इफ आई वांट कि मेरे आर्बिट्रेशन में मुझे सीपीसी यूज करना है तो मैं वो भी कर सकता हूं। कोई भी जो प्रोसीजर मैं चाहूं, मैं अपना खुद का नया प्रोसीजर बनाना चाहूं कि इसमें एविडेंस कैसे एक्सेप्ट किया जाएगा, इसके अंदर में हियरिंग कितने टाइम पे होगी, किस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में आगे कोई एविडेंस नहीं सबमिट होगा, क्या क्या टाइमलाइंस होगी, कितने टाइम में एक पार्टी अपने आर्गुमेंट्स कंप्लीट करेगी, कितने टाइम में दूसरी पार्टी करेगी, और जजमेंट या अवार्ड कितने टाइम में आएगा, ये सारी चीजें प्रिलिमिनरी हियरिंग में डिसाइड करी जाती हैं। एंड अगेन यहां पे जो ये पर्टिकुलर प्री हियरिंग होती है, इस पर्टिकुलर हियरिंग के अंदर में भी जितना भी जो कुछ भी डिसाइड किया जाता है वो दोनों पार्टी कंसेंसस से डिसाइड करती हैं। इसके बाद आपकी मेन हियरिंग स्टार्ट हो जाती है, जहां पे दोनों पार्टीज आपका यहां पे अपने एविडेंस प्रोवाइड करते हैं, अपने विटनेसेस प्रोवाइड करते हैं, उनके डॉक्यूमेंटेशन उसको प्रोवाइड किया जाता है। एंड ऑन दिस पर्टिकुलर बेसिस जो आर्बिट्रेटर है या फिर जो पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स हैं वो अपना फाइनल आर्बिट्रल अवार्ड देते हैं। ओके अब ये फाइनल आर्बिट्रल अवार्ड आ गया, अब इसको इन्फोर्स कराने का तरीका क्या है? तो या तो अगर सामने वाली पार्टी एग्री करती है तो आप वैसे ही कर सकते हैं, अदरवाइज आप किसी भी कोर्ट में जाके, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या एक हाई कोर्ट में जाके उसको एक कोर्ट डिग्री में कन्वर्ट करा सकते हैं और उसको फिर आप जस्ट लाइक अ कोर्ट डिग्री इन्फोर्स कराया जा सकता है। सो ये जो पर्टिकुलर प्रोसीजर है ये सब आपका आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट में ही प्रोवाइडेड है। मोर ओवर क्या इंडियन गवर्नमेंट जो है, जो आपकी जुडिशियल सिस्टम है, आपकी जो इंडियन गवर्नमेंट है, क्या वो आर्बिट्रेशन को प्रमोट करती है, या फिर इंडिया में कोई ऐसा सेक्शन या लॉ है जो आर्बिट्रेशन के बारे में बात करता है? तो यहां पे आपका जो सिविल प्रोसीजर कोड है, सीपीसी जो है, उसमें सेक्शन 89 है।
उसमें सेक्शन 89 है जो ये कहता है कि अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट है, कोई ऐसा नेगोशिएशन है जिसके अंदर में कोर्ट की जगह पार्टीज को नेगोशिएशन या आर्बिट्रेशन ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट के लिए भेजा जा सकता है, रेजोल्यूशन के लिए भेजा जा सकता है, सो कोर्ट शुड ट्राई टू पुश द पार्टीज टुवर्ड्स दैट साइड। तो यहां पे सेक्शन 89 सीपीसी का, इफ यू कैन जस्ट चेक दिस पर्टिकुलर सेक्शन, प्लीज गो टू इंटरनेट एंड जस्ट रीड सेक्शन 89 कहता क्या है, एक बार रीड जरूर करिएगा। 89 सीपीसी जो है वो यहां पे आर्बिट्रेशन को प्रमोट करता है। ओके, अब यहां पे जो आगे पॉइंट्स आप देख रहे हो, दीज आर स्पेसिफिक टू दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल। तो यहां पे जो ये पर्टिकुलर एडिटोरियल है, यहां पे जो ये पर्टिकुलर एडिटोरियल है, ये बात कर रहा है कि नॉट जस्ट इन इंडिया बट वर्ल्ड ओवर आपका जो आर्बिट्रेशन है इसका नीड बढ़ता जा रहा है, बिकॉज कमर्शियल ट्रांजैक्शन जो है, बिकॉज इंडिया जो है 92 के बाद से ग्लोबलाइज होना स्टार्ट हुआ, तो इंडिया के अंदर में भी कमर्शियल ट्रांजैक्शंस हैं वो इंक्रीज हुए हैं। एंड नॉट जस्ट लोकल ट्रांजैक्शन बट हम इंटरनेशनल पार्टीज के साथ, इंटरनेशनल कंपनीज के साथ भी ट्रांजैक्ट कर रहे हैं। सो देयर इज अ इंक्रीज इन डिस्प्यूट्स ऑल्सो। तो ट्रांजैक्शंस होंगे तो ऑब्वियसली देयर कैन बी डिस्प्यूट्स ऑल्सो। तो यहां पे वी रिक्वायर अ वेरी हाई नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स, वेल लर्नेड एंड वेल ट्रेन आर्बिट्रेटर्स जो यहां पे इन डिस्प्यूट्स को हैंडल कर सकें। दूसरा, ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम जो है वो पहले से ही ओवरबर्डन है। मोर देन 3 करोड़ केसेस आर पेंडिंग इन आर डिफरेंट कोर्ट्स, और ये पर्टिकुलर प्रोसेस जो है ये स्लो भी है। तो ये पहले से स्लो है और नए डिस्प्यूट्स आएंगे, अगर उनको भी हम सॉल्व नहीं कर पाए तो आपका जो ओवरबर्डन कोर्ट है वो पूरा ही क्रम्बल डाउन कर जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए भी रिक्वायरमेंट है। और आर्बिट्रेटर्स का बेनिफिट या आर्बिट्रेशन का बेनिफिट ये होता है कि यहाँ पे आप जो आर्बिट्रेटर चूज करते हो, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो एक जुडिशियल प्रैक्टिस से इन्वॉल्व हो, वो कोई जुडिशियल प्रैक्टिशनर हो। यहां पे दिस इज नॉट नेसेसरी। आप जो पर्टिकुलर पर्सन को आर्बिट्रेटर डिसाइड कर रहे हैं वो हो सकता है वो आपके ही फील्ड का एक्सपर्ट हो। एग्जाम्पल के लिए कि लेट्स से कि अगर कोई स्पेस रिलेटेड कोई इशू यहाँ पे क्रॉप अप हो जाता है तो वहां पे जो आप आर्बिट्रेटर डिसाइड कर रहे हो वो एक साइंटिस्ट भी हो सकता है। तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट कि वो उसी जुडिशियल फील्ड से बिलोंग करे, वो किसी भी फील्ड का, जिस फील्ड की आप आर्बिट्रेशन कर रहे हो उसका एक्सपर्ट भी हो सकता है। एंड इफ यू वांट कि एक बैलेंस हो तो आप पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर चूज करिए जिसके अंदर में आप एक साइंटिस्ट को भी रख सकते हैं अगर ऐसा डिस्प्यूट है, और प्लस एक जुडिशियल माइंड का पर्सन भी रख सकते हैं। एंड प्लस आर्बिट्रेशन में आप स्पीड जो होता है वो इसका मेन पॉइंट होता है, बिकॉज अभी जस्ट हमने पढ़ा था प्रीलिमिनरी हियरिंग जो होती है उसके अंदर में आप बेसिकली टाइमलाइंस तक डिसाइड कर सकते हो कि कितने टाइम में क्या क्या हमें प्रोसीजर कंप्लीट करना है। एंड यहां पे वेरी इंपॉर्टेंटली कॉन्फिडेंशियलिटी का क्लॉज भी ऐड हो सकता है, विच मींस आर्बिट्रेशन अवार्ड के अंदर में जो दोनों पार्टीज अपना नेगोशिएशन करती हैं उसमें जो सेटलमेंट करती हैं, इफ दे वांट दे कैन कीप इट कॉन्फिडेंशियल। अगर दोनों पार्टीज एग्री करें तो पूरा का पूरा जो आर्बिट्रल अवार्ड है उसको आप इन कॉन्फिडेंस रख सकते हो। यू डू नॉट हैव टू शो इट टू द पब्लिक ऑल्सो, अनलाइक कोर्ट जहां पे आपको सब कुछ पब्लिक करना पड़ेगा क्योंकि वो सब पब्लिक डॉक्यूमेंट्स का पार्ट बन जाता है। ओके, तो यहां पे द ऑथर इज आर्गुइंग कि आर्बिट्रेटर जो है उसका रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। आर्बिट्रेटर को टाइमलाइंस, प्रोसीजर, सैंक्शन इन सबको देखना पड़ता है। उसके बाद उसके अवार्ड जो होते हैं वो सेक्शन 34 ऑफ आर्बिट्रेशन अवार्ड जस्ट अभी हमने डिस्कस किया था। अगर आपका अवार्ड जो है अगर वो एज पर आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट नहीं है, उसके प्रोसीजर को, उसके सब्सटेंटिव लॉ को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं करता है, तो उस पर्टिकुलर केस में ऑन लिमिटेड ग्राउंड सेक्शन 34 के अंदर में उसको चैलेंज किया जा सकता है। एंड जो कोर्ट है उस पर्टिकुलर अवार्ड को यहां पे विड्रॉ कर सकता है, उसको वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। ओके, और इस वजह से इनकी जो एफिशिएंसी होगी वो ही डिफाइन करेगा कि इंडिया के अंदर में हमारा जो आर्बिट्रेशन सिस्टम है ये ग्लोबली रिनाउंड होता है या इसको यहां पे कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता है। तो इसलिए आर्बिट्रेटर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। However, जो की पॉइंट आपका जो एडिटोरियल यहां पे एड्रेस करता है वो ये है कि आज के टाइम में जो आर्बिट्रेशन है उसमें कौन कौन से इश्यूज और प्रॉब्लम फेस किए जा रहे हैं। तो पहला जो बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि बिकॉज आर्बिट्रेशन में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है तो मेजॉरिटी ऑफ द पार्टीज हैं, दे वुड वांट कि इसके अंदर में कोई जुडिशियल माइंड उसको हैंडल करे। एंड मोर ओवर दे बेसिकली रिलाई ऑन रिटायर्ड जजेस जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से होते हैं। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आर्बिट्रेशन की एक खूबी यही है कि इसके अंदर में जो आप एक्सपर्ट जिसके इस पर्टिकुलर के अंदर में जो आप आर्बिट्रेटर डिसाइड कर रहे हैं वो कोई भी फील्ड का एक्सपर्ट हो सकता है, स्पेसिफिकली जिस फील्ड में आप आर्बिट्रेशन कर रहे हैं उसका हो सकता है। बट यहां पे जब आप एक रिटायर्ड जज को करते हैं, ही
is an expert in the judicial ground, but he might not be expert or he might not understand the intricacies of the dispute which is in front of him. तो इस वजह से it becomes very important कि हम ओवरलेंस खत्म करें. बट अभी क्या हो रहा है कि हम रिटायर्ड जजेस के ऊपर पे कर रहे हैं, और यहाँ पे he has straightforward said it कि जुडिशियल स्किल्स आर नॉट इक्विवेलेंट टू आर्बिट्रेशन स्किल्स. जुडिशियल स्किल्स अलग चीज होती हैं, आर्बिट्रेशन स्किल्स अलग चीज होती हैं, बिकॉज आर्बिट्रेशन के अंदर में आर्बिट्रेटर का एक जॉब ये भी होता है कि पार्टीज जो हैं उसके अंदर में रेदर देन कि इस अवार्ड के बाद में एक पार्टी दूसरे के बिल्कुल ही अगेंस्ट हो जाए, या यहाँ पे उसका मेन रोल यहाँ पे सिर्फ जस्टिस करना नहीं होता, यहाँ पे मेन रोल होता है कि समहाउ फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करके दोनों पार्टीज को खुश करके वहां से भेजा जाए, सो दैट आगे भी इजीली यहाँ पे ट्रांजैक्ट या कमर्शियल नेगोशिएशन कर सकें. बट बहुत बार क्या होता है कि यहाँ पे जो आर्बिट्रेशन अवार्ड होता है वो एक जुडिशियल अवार्ड की तरह होता है, एंड वन पार्टी इज वेरी अनहैप्पी विद दैट काइंड ऑफ अवार्ड, एंड इसलिए आगे जाके जो उनके बीच के रिलेशंस होते हैं वो खराब हो जाते हैं. तो इसलिए ही वांट्स कि यहाँ पे देयर शुड बी अ डिफरेंस बिटवीन द जुडिशियल स्किल्स एंड द आर्बिट्रेशन स्किल्स. इसके बाद he has given a particular report, he has given reference of a particular report. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक रिपोर्ट लेकर आई थी जून 24 में. उसके अंदर में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इंडिया के आर्बिट्रेशन सिस्टम को क्रिटिसाइज करा है, एंड इन दैट रिपोर्ट इट इज पॉइंटेड आउट कि आपका जो आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स है वो जस्ट लाइक कोर्ट सिस्टम लेंदी हो चुका है, रिजिड हो चुका है, एंड इट इज बिकम वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो. तो यहाँ पे आर्बिट्रेशन में एक पॉइंट ये भी रहता था कि रेदर देन गोइंग टू अ कोर्ट और वहां पे हम प्रॉपर लॉयर्स को हायर करेंगे, हमें हमारा ट्रैवल करना पड़ेगा, उन सब से हम बच सकते हैं. बट यहाँ पे जो आपका ये सिस्टम है ये भी एक्सपेंसिव हो चुका है, जस्ट लाइक द कोर्ट सिस्टम. और यहाँ पे जो आपके अवार्ड्स हैं ये बहुत बार पुअरली रीजन्ड होते हैं. इस वजह से क्या होता है कि इनको इजीली चैलेंज कर दिया जाता है कोर्ट में, और उस वजह से ये पर्टिकुलर इशू आना स्टार्ट हो जाता है. ओके, अब इसके बाद लैक ऑफ ग्लोबल प्रेजेंस. सो अभी आपके फॉर्मर जस्टिस हैं डीवाई चंद्रचूड़, ही हैज बीन ऑफ द व्यू कि यहाँ पे इंडियन आर्बिट्रेटर्स जो हैं या इंडियन आर्बिट्रेशन जो है उसके अंदर में भी जब भी कोई कमर्शियल आर्बिट्रेशन होता है, सो व्हाई इट इज द केस, व्हाई इट इज द सिनेरियो कि यहाँ पे हम मेजरली इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर्स या इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट्स को यहाँ पे प्रेफरेंस दे रहे हैं ओवर इंडियन आर्बिट्रेटर्स. और कहीं ना कहीं इसका लेना देना आपके इस प्रोसीडिंग से ये कि आपके जो आर्बिट्रल अवार्ड्स हैं ये रिजिड होते जा रहे हैं, लेंथी होते जा रहे हैं, एक्सपेंसिव हो जा रहे हैं, विच इज नॉट गुड फॉर आर्बिट्रेशन. तो यहाँ पे व्हाट आर द सजेशन विच द एडिटोरियल और विच दिस पर्टिकुलर एक्सपर्ट इज प्रोवाइडिंग. तो ये कह रहे हैं कि हमें आर्बिट्रेटर्स को प्रॉपर्ली ट्रेन करना पड़ेगा. वी नीड आर्बिट्रेटर्स जिनके पास में स्पेशल स्किल्स हो. स्पेसिफिकली यहाँ पे जजमेंट नहीं प्रोवाइड करना है, यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं डिस्प्यूट को मैनेज करना आना चाहिए और आपके सॉफ्ट स्किल्स अच्छे होने चाहिए, सो दैट कि आप यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई नेगोशिएशन, कोई सेटलमेंट करा सके. ओके, आपके फैमिलियरिटी होनी चाहिए ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस से. सो इट इज रिक्वायर्ड कि जो भी आर्बिट्रेशन में एंटर करता है वो उस फील्ड के अंदर में जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस चलती है, डिफरेंट जो आर्बिट्रेशन फॉरम्स हैं वो किस तरीके से अवार्ड्स करते हैं, उनको रेगुलरली गो थ्रू करे एंड बी फैमिलियर विद कि सबसे बेस्ट डेवलपमेंट्स वर्ल्ड में क्या हो रहे हैं इस फील्ड में. थर्ड इज एबिलिटी टू वर्क विद मल्टीनेशनल ट्रिब्यूनल्स. ही शुड बी वन जो मल्टीनेशनल ट्रिब्यूनल में भी जाए तो वहां जाके भी इजीली वर्क कर सके. ऐसा नहीं हो कि वो इंडियन आर्बिट्रेशन सिस्टम में तो कंफर्टेबल है और इंटरनेशनल में कंफर्टेबल ना रहे. एंड वी वांट कि वो क्लियर एविडेंस बैक्ड एंड फाइनेंशियली एक्यूरेट अवार्ड्स दें, सो दैट कि जो पर्टिकुलर अवार्ड्स हैं ये सेक्शन 34 के अंदर में कम से कम चैलेंज हो, और एक बार अगर डिसाइड हो जाए तो उसके बाद में वापस से चैलेंज नहीं किया जाए. तो बेसिकली वे फॉरवर्ड क्या है इस पर्टिकुलर एडिटोरियल का कि हमें हमारा जो आर्बिट्रेटर्स का पूल है उसको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा. अभी ये जो पर्टिकुलर पूल है इट इज फुल ऑफ ओनली जुडिशियल माइंड्स. वी वांट कि वो डिफरेंट फील्ड के माइंड जो हैं, चाहे वो साइंस के हों, वो फाइनेंस के हों, वो इकोनॉमिक्स के हों, अलग अलग फील्ड के जो लोग हैं वो भी इस आर्बिट्रेशन पैनल का पार्ट बने. एंड वी वुड वांट कि यहाँ पे एक मैंडेटरी ट्रेनिंग हो और एक एक्रेडिटेशन प्रोग्राम हो जिसके अंदर में वो ही आर्बिट्रेशन के लिए एलिजिबल हो जो पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग मॉड्यूल को कंप्लीट कर पाए. एंड थर्ड इज कि हम यहाँ पे एक प्रोफेशनल ग्लोबल स्टैंडर्ड का आर्बिट्रेशन कल्चर डेवलप करें कि रेदर देन हम एक कोर्ट सिस्टम में या एक जो जुडिशियल माइंडसेट है उससे मूव करते हुए हम एक आउट ऑफ कोर्ट या फिर एक ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम जो हम चाहते हैं उस टाइप का हम क्रिएट कर सकें. तो यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर ऑथर है ही इज पॉइंटिंग आउट कि आपके आर्बिट्रेशन सिस्टम के अंदर में क्या क्या इश्यूज हैं और उनको रिजॉल्व करने के लिए क्या क्या हम यहाँ पे स्टेप्स ले सकते हैं, सो दैट हमारा आर्बिट्रेशन बेटर हो सके. ओके, तो ये था रिगार्डिंग आर्बिट्रेशन. हमने बहुत सिंपल तरीके से उसको डिस्कस करा है. अगर आप इसको किसी और लीगल के लिए करेंगे तो उसको आपको और डिटेल में और अच्छे से करना पड़ेगा.
नेक्स्ट पे करते हैं इसरो सेकंड शॉर्ट हॉट टेस्ट ऑफ सेमी क्रायोजेनिक इंजन आ सक्सेस। तो यहाँ पे इसरो ने एक और नया फेदर ऐड करा है कि उसके जो सेमी क्रायोजेनिक इंजन है जिनको वो पहले भी टेस्ट कर चुका है, उसने एक छोटा टेस्ट किया था, वो भी आपका सक्सेसफुल हुआ है। एंड ये जो पर्टिकुलर टेस्ट है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इसरो, बिकॉज यहां से इसरो की जो हैवी लॉन्च व्हीकल को लॉन्च करने की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज होती है। अब हम इससे और भी ज्यादा केपेबल हो जाएंगे अगर हमें जो सैटेलाइट्स हैं, हैवी सैटेलाइट जो हैं, उनको आपके ऑर्बिट्स में लॉन्च करना हो या फिर हमें आगे जाके इंटरप्लैनेटरी मिशंस प्लान करने हो, तो उस पर्टिकुलर केस में जो ये सेमी क्रायोजेनिक इंजन्स होते हैं विच इज अ टाइप ऑफ क्रायोजेनिक इंजन्स, ये हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो यहाँ पे ये वर्ड आ गया है क्रायोजेनिक इंजन। तो पहले आपको समझ में आना चाहिए कि क्रायोजेनिक वर्ड का मतलब क्या होता है, वहीं से ही क्रायोजेनिक इंजन आते हैं। तो क्रायोजेनिक बेसिकली मींस कि यहां पे बहुत ही लो टेम्परेचर्स, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स को यहां पे हमें मेंटेन करना होता है। तो यूजुअली जो ये क्रायोजेनिक इंजन्स होते हैं इसके अंदर में जो फ्यूल आप यूज करते हो उनको आप एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स के ऊपर पे मेंटेन करते हो। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे क्रायोजेनिक इंजन का एग्जांपल दिया हुआ है और इसके अंदर में आपके जो प्राइमरी फ्यूल हैं वो ऑक्सीजन है और वो हाइड्रोजन है, और इनको मेंटेन किया जाता है एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर बिलो -150 डिग्री सेल्सियस। और इतने लो टेम्परेचर के ऊपर पे इन फ्यूल्स को करा जाता है। और जब इन पर्टिकुलर गैसेस को, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे रखा जाता है तो ये अपनी फॉर्म लिक्विड कर लेते हैं। यू कैन सी हियर यू हैव लिक्विड ऑक्सीजन एंड लिक्विड हाइड्रोजन, बट इट इज ओनली पॉसिबल जब वो पर्टिकुलरली आप लो टेम्परेचर पे या क्रायोजेनिक सिस्टम के अंदर में उसको वर्क करें। तो यहाँ पे क्रायोजेनिक इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप जब इसको आपको अगर पर्टिकुलर गैसेस को लिक्विड फॉर्म में करना है सो दैट आप उनका कंसंट्रेट इंक्रीज कर सको, तो आपको बहुत ही लो टेम्परेचर मेंटेन करने पड़ते हैं और इनसे इनकी एफिशिएंसी जो होती है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है। तो ये क्रायोजेनिक इंजन क्यों होता है? बिकॉज दे आर वेरी क्रिटिकल फॉर लिफ्टिंग हैवी पेलोड्स इनटू ऑर्बिट्स। बिकॉज अगर अदरवाइज आप डिफरेंट फ्यूल्स यूज करोगे तो उसका क्वांटिटी आपको बहुत चाहिए होगा, इसके अंदर में बिकॉज एफिशिएंसी ज्यादा होती है। तो आप अगर आपके पास क्रायोजेनिक इंजन है जो इस टाइप के फ्यूल्स को यूटिलाइज कर सकता है तो आप हैवी पेलोड जो होते हैं वो सेम साइज के रॉकेट से सेंड कर सकते हैं। अब यहां पे ये तो है क्रायोजेनिक इंजन जिसके अंदर में जो दोनों फ्यूल्स हैं आपके लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन, दोनों के दोनों आप एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे रहते हो। बट इसके अंदर में इश्यू क्या है कि ये बहुत ही अनस्टेबल हो जाता है। ये जो फ्यूल्स होते हैं बहुत अनस्टेबल हो जाते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ इशू। तो इसलिए आपकी जो इसरो है एंड बाकी की कई जो आपकी स्पेस एजेंसीज हैं वो सेमी क्रायोजेनिक इंजन्स को यहां पे डेवलप कर रही हैं। अब यहां पे सेमी क्यों बोला जा रहा है? बिकॉज इसमें दोनों जो आपके फ्यूल्स होते हैं वो आपके क्रायोजेनिक नहीं होता है, उसमें एक क्रायोजेनिक होता है और एक नॉर्मल फ्यूल होता है। ओके, ऑब्वियसली यहां पे केरोसिन दिख रहा है जो वी वुड से कि जो हम लोकली यूज करते हैं पेट्रोल डीजल से कंपेयर करें तो सबसे कम उसमें अनप्योरिफाइड होता है। बट यहां पे RP1 करके जो कैटेगरी है ये बहुत ही प्योरिफाइड केरोसिन होता है। तो सेमी क्रायोजेनिक इंजन में हम क्या करते हैं, रेदर देन यूजिंग 2 क्रायोजेनिक फ्यूल्स, यहां पे हम सिर्फ एक क्रायोजेनिक फ्यूल यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल यहां लिक्विड ऑक्सीजन यूज किया जाता है एंड प्लस केरोसिन यूज किया जाता है। अब क्रायोजेनिक की बजाय इसको यूज करना क्यों है? बिकॉज ये स्टेबल रहते हैं तो इसको हैंडल करना इजी होता है। ये स्टेबल रहते हैं तो इनको हैंडल करना इजी रहता है। आपका जो पर्टिकुलर रॉकेट है, लॉन्च व्हीकल है, उसके फेलियर होने के, उसके ब्लास्ट होने के, कोई एक्सट्रीम इवेंट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए सेमी क्रायोजेनिक इंजन को यहां पे आप कई बार यूज करते हो और इंडिया जो है इसमें उसको बेनिफिट ये मिल रहा है कि वो यहां पे सेमी क्रायोजेनिक इंजन के जो टेस्ट हैं वो सक्सेसफुली कंडक्ट कर पा रहा है। एक टेस्ट हम पहले कर चुके हैं, दूसरा टेस्ट अभी हमने करा है, वेरी सुन अब हम तीसरा चौथा टेस्ट करेंगे। तो आगे जाके हमारी जो सैटेलाइट लॉन्चिंग कैपेबिलिटीज हैं, हैवी सैटेलाइट लॉन्चिंग कैपेबिलिटीज है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो करंटली जब हमें बहुत हैवी सैटेलाइट लॉन्च करनी होती है तो हम खुद की नहीं करते हैं, इसरो नहीं करता है, उसे हमें फ्रांस या रशिया या कहीं और यूएस भेजना पड़ता है और वहां से उनको लॉन्च किया जाता है। ओके, इसके अलावा और क्या एडवांटेज है? हायर थ्रस्ट जनरेशन होता है इसके अंदर में, यानी आप और भी जल्दी स्पीड से आपका वो होता है। एंड इसमें ऑब्वियसली लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है बिकॉज यहां पे दो नहीं सिर्फ एक क्रायोजेनिक इंजन होता है। ओके, तो ये क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है, सेमी क्रायोजेनिक इंजन होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्रायोजेनिक वर्ड जहां भी दिखे समझ जाना कि एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर की बात हो रही है। क्रायोजेनिक इंजन वो इंजन है जो आपके लिक्विड फ्यूल्स को यूज कर पाता है विच आर केप्ट एट वेरी एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स। ओके, तो ये हो जाएगा आपका क्रायोजेनिक सेमी क्रायोजेनिक इंजन। जो सेकंड टेस्ट किया गया है अभी आपका अप्रैल 24 को, ये सक्सेसफुली करा गया है महेंद्रगिरी तमिलनाडु में। आपका इसरो प्रपल्शन कॉम्प्लेक्स है जहां पे किया गया। तो ये एक वन लाइनर है, इसरो की क्लास में हम इसको वैसे पढ़ते हैं, बट इसरो प्रपल्शन कॉम्प्लेक्स जो है महेंद्रगिरी तमिलनाडु
तमिलनाडु के अंदर में है, जहां से आपका ये पर्टिकुलर हॉट टेस्ट हम सक्सेसफुली कर पाए हैं। दूसरा, वाई सेमी क्रायोजेनिक इंजन्स मैटर फॉर इंडिया, बिकॉज इससे हमारी जो हैवी लिफ्ट कैपेसिटीज है वो इंक्रीज हो जाएंगी। दैट इज द मेन रीजन। ये आपको मैं पहले ही समझा चुका हूं। नेक्स्ट पे आते हैं, फिलीपींस एंड यूएस टेस्ट एयर डिफेंसेस एज चाइना सीजेस रीफ। तो यहां पे क्या हुआ है कि आपकी जो चाइना है, एक पर्टिकुलर रीफ होती है, जैसे कोरल रीफ्स आप सुना होगा, तो रीफ्स इज बेसिकली अ वेरी वेरी स्मॉल आइलैंड, और उस पर्टिकुलर रीफ को जो फिलीपींस क्लेम करता था कि उसके अंडर में है, चाइना ने उसको अपने अंडर में कर लिया, उसको सीज कर लिया है, और उसके काउंटर के अंदर में यूएस और फिलीपींस ने वहां पे अपनी नेवल टेस्ट जिसको है वो इनिशिएट कर दिया है। ओके, तो यहां पे इट गिव्स अस अ गुड अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस द साउथ चाइना सी डिस्प्यूट। तो यहां पे अगर आप ये मैप देखोगे तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। जो आपको रेड में दिख रहा है, दिस इज द चाइना, ये चाइना है। इसके साउथ में आप देख रहे हो तो चाइना के साउथ में क्या होगा, साउथ चाइना सी होगी। तो ये जो पर्टिकुलर साउथ चाइना सी है विच इज सराउंडेड बाय मेनी कंट्रीज, चाइना जो है ये पूरी की पूरी सी को क्लेम करता है। और यहां पे कहता है कि ये मेरे हिस्टोरिकल मैप्स में 9 डैशेस हैं, जिसको 9 डैश लाइन बोला जाता है। इस पर्टिकुलर सी के अंदर में, इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर में जितना भी एरिया है, पूरा का पूरा जो सी है वो चाइना का है। अब ऑब्वियसली अगर हम इंटरनेशनल लॉ पे जाएं, इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज जो पर्टिकुलर कंट्री होती है उसके जो नियर बाय रीजन्स होते हैं वो उसके टेरिटोरियल सी, उसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर में आता है। सो देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि यहां पे हम एक बैलेंस अप्रोच रखें और हर कंट्री के जो टेरिटोरियल राइट्स हैं उनको रेस्पेक्ट करें। बट चाइना आफ्टर इट हैज बिकम पावरफुल, इट इज ट्राइंग टू डोमिनेट इट्स स्मॉल नेबरिंग कंट्री, एंड ऑब्वियसली बाकी कंट्रीज हैं, दे आर नॉट हैप्पी विद, और इस वजह से साउथ चाइना सी के अंदर में बहुत सारे डिस्प्यूट होते हैं। ओके, तो ये अगर आप मैप देखोगे, ऑन द नॉर्थ यू कैन सी चाइना इज देयर, इधर वियतनाम है, मलेशिया इज पार्ट ऑफ दिस, ब्रूनाई इज अ स्मॉल कंट्री हियर, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्प्यूट, एंड फिलीपींस एंड ताइवान। चाइना एंड ताइवान जो है वो दोनों अपने आप को चाइना क्लेम करते हैं। तो जहां पर भी चाइना का क्लेम होगा वहां ताइवान का क्लेम आपको मिलेगा। एंड ऑन द अदर साइड वी हैव दीज पर्टिकुलर कंट्रीज जो हैं। इस पर्टिकुलर मैप को अच्छे से देख लीजिए, इसमें वो तीनों आइलैंड ग्रुप्स भी मेंशन है जो मेजर आपके यहाँ पे डिस्प्यूटेड है। एक है पैरासेल आइलैंड, एक है स्प्रेटले आइलैंड और एक है स्कारबोरो शोल। ओके, तो ये पर्टिकुलर आइलैंड ग्रुप है जो यहाँ पे डिस्प्यूटेड है। ओके, तो यहां पे जो साउथ चाइना सी डिस्प्यूट है, इट इज बेसिकली बिटवीन चाइना एंड सम पार्ट्स आर क्लेम्ड बाय फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रूनाई एंड ताइवान। अब ये जो पर्टिकुलर नाम है इन सब पर्टिकुलर कंट्रीज के, ये आपको पता होने चाहिए, ये सारे आपको पता होने चाहिए। ये बिल्कुल पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्टी टू द साउथ चाइना सी डिस्प्यूट। ओके, तो ये कंट्रीज के नाम पता होना चाहिए। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन, कि बहुत इट्स अ मेजर ग्लोबल शिपिंग रूट, 1/3 आपकी जो ग्लोबल ट्रेड है वो यहां से पास होती है। और जो साउथ चाइना सी का रीजन है, इट इज आल्सो वेरी रिच इन ऑयल्स, गैसेस एंड फिशिंग रिसोर्सेज आल्सो। इस वजह से भी चाइना उसको एक्सप्लॉइट करना चाहता है, तो इस वजह से उसको क्लेम कर रहा है। अब यहां पे एक इंटरनेशनल 2016 का केस है, अभी जस्ट हमने आर्बिट्रेशन डिस्कस किया था, और ऐसे ही एक इंटरनेशनल कोर्ट, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, पीसी है। तो 2016 में इसने एक ऑर्डर पास किया था। इसने बेसिकली जो साउथ चाइना सी डिस्प्यूट है उस पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर आइलैंड को लेके, यहां पे इस पर्टिकुलर कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि जो चाइना का 9 डैश लाइन वाला क्लेम है ये लीगली इनफोर्सेबल नहीं है, इसकी कोई लीगल बैकिंग नहीं है। तो यहां पे जो पर्टिकुलर आइलैंड्स को क्लेम कर रहा है ये जस्टिफाइड नहीं है, और इसको अपने जो आइलैंड के क्लेम्स हैं इनको यहां से मतलब इनको विड्रॉ कर लेना चाहिए, और जो पर्टिकुलर आइलैंड्स इतने दूसरे कंट्रियों के सीज कर रखे हैं उनको रिटर्न कर देना चाहिए। हाउएवर 2016 के अंदर में यहां पे जजमेंट आता है, चाइना इसको होल हार्टेडली रिजेक्ट कर देता है कि चाइना इस रूलिंग को नहीं मानेगा, दे सेड। और चाइना जो है ये बाकी के जो तीनों आइलैंड्स हैं इनको पूरा का पूरा क्लेम करता है। ऑब्वियसली इस वजह से इश्यूज होते हैं। अब यहां पे जिस पर्टिकुलर आइलैंड ग्रुप की हम बात कर रहे हैं वो है टिक्सियन रीफ। टिक्सियन रीफ करके एक पर्टिकुलर सैंड क्ले की एक रीफ है। तो बेसिकली आई टोल्ड यू ना कि रीफ क्या होता है कि बिल्कुल एकदम सी के बीच में कहीं पर जहां पे थोड़ी सी आपकी जो सी होती है वो इतनी डेप्थ, जहां पे डेप्थ कम होती है वहां पे थोड़े बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स बन जाते हैं, और वहां पे वो अपना ये जो रीफ होता है इसको क्लेम करना स्टार्ट कर लेता है। तो जो ये टिक्सियन रीफ है ये स्प्रेटली आइलैंड ग्रुप जो इसका पार्ट है, लुक हाउ फॉर इट इज फ्रॉम चाइना, और यहां पे भी चाइना इसको क्लेम कर रहा है। ये इस पर्टिकुलर स्प्रेटली आइलैंड ग्रुप का पार्ट
पार्ट है और ये फिलीपींस के कंट्रोल में रहा है फॉर द लास्ट मेनी ईयर्स। बट अब यहाँ पे जो चाइना है उसने अपनी प्रेजेंस स्टैब्लिश कर ली है, इसने बोला कि अब हमारा कंट्रोल है। फिलीपींस ने इसको यहाँ पे ऑफिशियली कुछ भी इसको कंसिडर नहीं करा, इसके अगेंस्ट में कुछ बोला नहीं है, बट इसके बीच यूएस और फिलीपींस ने अपनी एक्सरसाइज जो है, नेवल एक्सरसाइज जो उसको लॉन्च कर दिया है, बेली कटन एक्सरसाइज। फिलिपिनो टर्म है बेली कटन एक्सरसाइज जो है। बेली कटन जो है वो आपका एक फिलिपिनो वर्ड है, इसका मतलब है शोल्डर टू शोल्डर। ओके, तो ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज लॉन्च कर दी गई है। कौन है इसके पार्टिसिपेंट? यूएस है और फिलीपींस है। एंड व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव? तो ऑब्वियसली वो कहेंगे कि हम यहाँ पे डिफेंस कोऑपरेशन कर रहे हैं, बट द मेन ऑब्जेक्टिव इज कि यहाँ पे हम चाइना के एग्रेसिव एक्शंस को डिटर करना चाहते हैं कि वो इस तरीके से ना करे, बाकी कंट्रीज को परेशान ना करे। ओके, तो साउथ चाइना सी डिस्प्यूट जो है ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल टॉपिक है। तो अभी न्यूज में इतना आया नहीं, इन केस साल भर में कभी भी न्यूज में आता है तो ये मैप जो है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आई वुड से कि इस मैप का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पर्टिकुलर मैप का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो ये वाला मैप मिले तो इसको यूज करना आप। और मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इससे आपको ये जो पर्टिकुलर आइलैंड्स हैं वो किसके बीच में डिस्प्यूटेड है वो भी इजीली दिख जाएंगे। एग्जांपल के लिए अगर आप पैरासेल आइलैंड देखेंगे तो यहाँ पे 3 कलर कोड्स हैं, एक रेड है, एक ताइवान का है और एक वियतनाम का है। तो पैरासेल आइलैंड जो ग्रुप है वो डिस्प्यूटेड है इन 3 कंट्रीज के बीच में। चाइना जहां वो ताइवान तो होगा तो चाइना याद कर लीजिए, ताइवान को भूल जाइए। चाइना और वियतनाम के बीच में है पैरासेल आइलैंड, ऑब्वियसली इंक्लूडिंग ताइवान। स्कार्बोरो शॉल देखिए, चाइना है, वियतनाम है, फिलीपींस है और ताइवान है, फिलीपींस है और वियतनाम है। स्प्रेटले आइलैंड देखिए, चाइना है, ताइवान है, फिलीपींस है, ग्रीन के अंदर में मलेशिया है और यहां पे आपका वियतनाम हो जाएगा। ओके, तो स्प्रेटली आइलैंड तो जितनी भी कंट्रीज उनके बीच में डिस्प्यूटेड है। पैरासेल आइलैंड सिर्फ चाइना और वियतनाम में डिस्प्यूटेड है। आपका स्कार्बोरो शोल जो है ये आपका साउथ चाइना में, वियतनाम के अंदर में और फिलीपींस के बीच में डिस्प्यूटेड है। ताइवान इज ऑलवेज इंक्लूडेड। तो यहां पे इस तरीके से अगर आप ये मैप देखोगे तो इससे आपको इजीली याद भी हो जाएंगे। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, इंडियन एक्सप्रेस से न्यूज देख रहे हैं हम। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी स्पेंड जो है, लिस्टेड फर्म जो है उन्होंने 16% अपना इंक्रीज करा है टू 17,967 करोड़ इन प्रीवियस फिस्कल। तो पिछले साल का जो सीएसआर स्पेंड था उसमें 16% का इंक्रीज दिया हुआ है। तो फॉर दोस्त जिनको ये पता नहीं है, आपसे ये सब डेटा वेटा नहीं पूछा जाता है, तो ये याद मत करना। कंसेप्ट क्या है, उसके मेन कंटेंट्स क्या होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पहले आपको ये समझना चाहिए कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी क्या होता है। तो आपके जो कॉर्पोरेट्स हैं वो इंडिया में प्रॉफिट्स कमाते हैं। हर कोई कॉर्पोरेट जो कोई भी बिजनेस करता है वो प्रॉफिट के लिए करता है। बट यहां पे एक अंडरलाइंग अजम्पशन होता है कि जो पर्टिकुलर कॉर्पोरेट्स हैं ये बिजनेस इसलिए कर पा रही हैं बिकॉज यहाँ की जो गवर्नमेंट है, यहाँ की जो पब्लिक है, उन्हें गवर्नमेंट उनको बिजनेस करने दे रही है, और बिकॉज वो उनको बिजनेस करने दे रही है इसलिए वो यहाँ पे बिजनेस कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये कॉर्पोरेट्स हैं इनकी भी सोसाइटी की तरफ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो यहां पे वो कंसेप्ट आता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी का, विच बेसिकली मींस कि जो भी कंपनीज है, जो भी कॉर्पोरेट्स हैं, उनको सोसाइटी को कुछ रिटर्न में देना चाहिए। और ये रिटर्न हमें नहीं पूछने की जरूरत है, वो वॉलंटरी होना चाहिए, वो वॉलंटरी होना चाहिए। बट एज यू नो कि कॉर्पोरेट जो होती है, जब तक आप उनके डंडा नहीं लगाते हो, आप उनके ऊपर पे कोई लीगल कंडीशन नहीं क्रिएट करते हो, तब तक वो नहीं करते। और ऐसा ही कुछ इंडिया ने भी करा। इंडिया ने 2013 में कंपनीज एक्ट पास किया था, और उस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर में एक सेक्शन था जो 2014 में आपने अप्लाई करना। सेक्शन 135 है ये रहा। अच्छा, सेक्शन 135 यहां लिखा हुआ है। सेक्शन 135 है कंपनीज एक्ट का, जो ये कहता है कि जितनी भी कॉर्पोरेट्स हैं जो इंडिया के अंदर में बिजनेस करती हैं और प्रॉफिटेबल हैं, जो कॉर्पोरेशंस इंडिया में बिजनेस करती हैं, प्रॉफिटेबल और कुछ कंडीशंस को फुलफिल करती हैं, उनको अपना टोटल प्रॉफिट का 2% सीएसआर में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी में देना पड़े। विच मींस कि उनको कुछ पर्टिकुलर पैसा जो उनका प्रॉफिट है उसका कुछ हिस्सा, जस्ट 2% उनको यहाँ पे अलग अलग सोसाइटल गोल्स को फुलफिल करने के लिए, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, यहाँ पे उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो यहां पे अगर हम इस पर्टिकुलर सेक्शन को पढ़ते हैं तो ये वाला जो पॉइंट है ये आई वुड से इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे आपका जो मेन क्वेश्चन बनेगा सीएसआर का वो यहीं पे गिवन है कि अगर इंडिया में कोई कंपनी है और अगर वो इनमें से एक भी क्राइटेरिया फुलफिल करती है, यहां पे इन तीनों के बीच में और है। लेट्स से कि कोई इंडियन कंपनी है, रिलायंस मान लेते हैं, अगर उसकी नेटवर्थ, उसकी वैल्यू 500 करोड़ से ज्यादा है, अब उसकी तो भाई 50,000 करोड़ भी हो रही होगी, ठीक है, उसका टर्नओवर यानी वो साल भर में कितनी सेल्स करती हैं वो अगर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर उसका नेट प्रॉफिट
आपका 5 करोड़ से ज्यादा है पिछले 3 साल में। सिर्फ प्रीवियस ईयर नहीं देखा जाएगा, ये 3 कंडीशन में से एक कंडीशन, कोई भी एक कंडीशन अगर लास्ट 3 इयर्स तक कंटिन्यूअसली रहती है। अब मान लेते हैं कि कोई कंपनी है जो जिसका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ था, बट अदरवाइज 2 कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, 5 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, नेक्स्ट ईयर उसका 4 हो गया, फिर वापस से 6 हो गया, तो यहां पे आपका लगातार 3 साल में 5 करोड़ या उससे ऊपर नहीं हुआ है, बीच में एक साल 4 हो गया है। बट ऐसे हो कि एक बार 5 हो गया, एक बार 6 हो गया, फिर वापस से 5 हो गया, फिर चाहे 4, 3, 2 हो, इस पर्टिकुलर ईयर के लिए, इन 3 साल के लिए उसे इस साल के अंदर में 2% अपना प्रॉफिट यहां पे देना पड़ेगा। ओके, तो ये लाइन जो ये इंपॉर्टेंट है, कंपनीज मस्ट स्पेंड 2% ऑफ देयर एवरेज नेट प्रॉफिट, जो उनका टोटल प्रॉफिट है उसमें से सारा आपका जो खर्चे वो निकाल के 2% ऑफ देयर एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 3 इयर्स ऑन CSR इफ दे मीट एनी वन ऑफ दिस थ्रेशोल्ड्स। तो 3 साल ये थ्रेशोल्ड देखी जाएगी, और आपका जो टोटल पर जो भी आपका प्रॉफिट हुआ है पिछले 3 साल का, तो आपका अगर 5 हुआ है तो 15 का आप एवरेज निकाल लोगे, यानी 5 करोड़ रुपीस। ठीक है, इनका एवरेज निकालोगे, इसका 2% सॉरी 15 का 2% आप निकालोगे, 2% आप निकालोगे 3 साल का। ठीक है, और उस बेसिस पे आप अपना CSR फंड जो है वो स्पेंड करोगे इनटू डिफरेंट एक्टिविटीज। ओके, अब यहां पे एक अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी है जो CSR फंड को यूज नहीं कर पाती है, तो फिर क्या, लेट्स से कि उसको लेट्स से 5 करोड़ करने थे बट वो 3 करोड़ ही खर्च कर पाए, तो उस पर्टिकुलर केस में जो पर्टिकुलर पैसा होगा उसको एक CSR कमेटी बनानी पड़ेगी, सॉरी CSR कमेटी नहीं, उसको एक अनस्पेंड CSR अकाउंट बनाना पड़ेगा, और उस अनस्पेंड CSR अकाउंट के अंदर में वो पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा। और ये जो पर्टिकुलर पैसा है उसको अगर खुद से डिसाइड करना है तो 3 साल में डिसाइड करे। ठीक है, तो फिर से क्या बता रहा हूं मैं, अगर कोई कंपनी लेट्स से उसका CSR का जो फंड है वो 5 करोड़ होता है, अब 5 करोड़ में से वो 3 करोड़ ही खर्च कर पाया, 2 करोड़ वो खर्च नहीं कर पाया, तो ये जो पर्टिकुलर 2 करोड़ रुपए है ये उसके अनस्पेंड CSR अकाउंट में चले जाएंगे, अनस्पेंड CSR अकाउंट में चले जाएंगे, और ये 3 साल तक, मान लो 1 साल 2 करोड़ कम खर्च हुए, 1 साल 1 करोड़ कम खर्च हुआ, 1 साल फिर से 2 करोड़, यानी कि टोटल 5 करोड़ रुपीस हो गए। तो नेक्स्ट 3 साल के अंदर में अगर वो उनको स्पेंड करता है, वेल एंड गुड। अगर 3 साल क्रॉस हो जाते हैं तो जो पर्टिकुलर पैसा है इसको किसी नेशनल फंड के अंदर में, वो PM केयर्स फंड हो सकता है, PM नेशनल रिलीफ फंड हो सकता है, जो हम डिजास्टर रिलीफ के लिए यूज करते हैं, इसमें से किसी फंड के अंदर में डिपॉजिट करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपका जो CSR फंड है वो 50 लाख से ज्यादा है, तो आपकी कंपनी के अंदर में एक CSR कमेटी होना कंपलसरी है, जिसमें एटलीस्ट 3 डायरेक्टर होंगे और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। तो ये कमेटी बनाओगे अगर आपकी जो पर्टिकुलर CSR फंड है, जो टोटल CSR आप करते हो वो 50 लाख रुपए से ज्यादा है, सो दैट यहां पे मिसयूज ना हो फंड्स का। ओके, अब जो पर्टिकुलर न्यूज आई है वो रिलेटेड टू दिस है। इससे पहले जो ये सब मैंने आपको कॉमन नॉलेज दे रहा हूं, यहां पे वो न्यूज आई है कि एक्चुअल में हुआ क्या है। तो न्यूज इज कि आपके जो लिस्टेड कंपनीज है, जो शेयर मार्केट पे लिस्टेड है, एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर में 15,000 करोड़ रुपीस का करीब इन्होंने CSR फंड किया था, इस बार 17,000 करोड़ का है, 16% ज्यादा है। ये डेटा आपको याद नहीं करना है, बट यहां पे 2 पॉइंट्स आप जो इंपॉर्टेंट कर सकते हैं कि अगर CSR में देखा जाए तो सबसे ज्यादा CSR किसने किया है, तो ऑब्वियसली वो बैंक जिसने सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाया है, HDFC बैंक, उसने 945 करोड़ रुपीस का यहां पे CSR फंड करा है, यानी कि उसका प्रॉफिट बहुत अच्छा है। अगर गवर्नमेंट कंपनीज देखा जाए तो ONGC टॉप पे आ जाएगी। गवर्नमेंट कंपनीज में ONGC ने 637 करोड़ रुपीस का यहां पे आपका वो करा। ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, बैंक कौन सा है, कंपनी कौन सी है। तो टॉप CSR स्पेंडर्स प्राइवेट सेक्टर HDFC बैंक हो जाएगा, और आपके अगर पब्लिक सेक्टर की बात करी जाए तो ONGC हो जाएगा। अगर यहां पे सेक्टर्स की बात करी जाए तो आपके जो सेक्टर्स की फंडिंग होती है उसमें टॉप पे आ जाता है एजुकेशन, सेकंड पे हेल्थ केयर। हर साल जब से CSR हुआ है आपका 2014 से, हर साल सबसे ज्यादा पैसा आपके एजुकेशन सेक्टर में ही आता है। ओके, तो ये हो जाएगा रिगार्डिंग CSR। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। कूनो गेट्स 5 न्यू कब्स, की मिक्सिंग ऑफ साउथ अफ्रीकन नामीबियन लीनिएज। सो वी नो दिस, इट्स नाउ वेरी कॉमन न्यूज कि इंडिया जो है इट हैज सक्सेसफुली रीलोकेटेड चीतास फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया। अब यहाँ पे जो ये नई न्यूज आई है कि कूनो के अंदर में 5 नए कब्स का यहाँ पे बर्थ हुआ। ये इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज यहाँ पे जो ये कब्स बॉर्न हुए हैं ये सिर्फ नामीबियन जो आपके चीतास हैं या सिर्फ साउथ अफ्रीकन चीतास हैं उनसे नहीं हुए, ये उनकी मिक्स ब्रीड है। ओके, और यहां पे ये जो पर्टिकुलर आपका मिक्सिंग है ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है बिकॉज अगर यहां पे एक सेम ही पर्टिकुलर जीन पूल आपका कंटिन्यू करता है तो आगे जाके अगर कोई जेनेटिक डिजीज है या कोई पर्टिकुलर ऐसी डिजीज है जिससे एग्जांपल के लिए लेट्स से कि नामीबियन जो चीतास हैं
वो ज्यादा ससेप्टेबल है। तो इस पर्टिकुलर केस में जो पूरी की पूरी पॉपुलेशन है वो यहाँ पे एक्सटिंक्ट हो सकती है। तो कोई भी ऐसी डिजीज जो लेट्स से एक पर्टिकुलर ब्रीड को टारगेट करती है, उससे बचाने के लिए जो मिक्सिंग होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। और यहाँ पे ये सेम प्रॉब्लम जो है हम करंटली लायंस के साथ फेस कर रहे हैं, क्योंकि अगर जो आपके गुजरात के अंदर में गिर फॉरेस्ट के अंदर में जो लायंस है, इनके अंदर में जितने भी जो पूरा का पूरे जो लायंस की जो पॉपुलेशन है वो सारे ही सेम जीन पूल शेयर करते हैं, बिकॉज इन्होंने इंटरब्रीडिंग करी ही नहीं है बाकी किसी पर्टिकुलर ब्रीड के साथ। तो उस वजह से क्या हो रहा है कि अगर इन लायन के बीच में कोई भी जेनेटिक डिजीज या कोई ऐसी डिजीज जिससे वो ज्यादा ससेप्टेबल है, अगर वो इनमें स्प्रेड होती है, ये पूरी पॉपुलेशन को यहाँ पे डेंजर कर सकती है। इसलिए यहाँ पे एक अच्छा पर्टिकुलर स्टेप लिया गया है कि यहाँ पे जो नामीबियन और साउथ अफ्रीकन हमारे पास चीता से उनको यहाँ पे इंटरब्रीड कराया गया, सो दैट यहाँ पे जो नए कब्ज है उनके अंदर में बेटर इम्यूनिटी हो। ओके, तो इससे जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ती है, रिड्यूस रिस्क ऑफ इनब्रीडिंग होता है, स्ट्रेंथन्स अडेप्टेबिलिटी एंड डिजीज रेजिस्टेंस आल्सो। तो ऑब्वियसली इंटरब्रीड करने से ये सारे बेनिफिट्स होते हैं, चाहे वो ह्यूमंस की बात हो, चाहे वो एनिमल्स की बात हो, कोई भी, चाहे बर्ड्स की बात हो, इंटरब्रीडिंग होगी तो जो नेक्स्ट जीन पूल आएगा वो बेटर ही होगा। यहाँ पे कुछ डिटेल्स रिगार्डिंग चीतास की करी जाए तो चीतास ऐसा नहीं है कि हम बाहर से लाए थे, इंडिया के अंदर में भी पहले चीता होते थे। इंडिया हैड अ वेरी गुड पॉपुलेशन ऑफ चीतास, बट बिकॉज ऑफ हंटिंग एंड पोचिंग आपकी जो चीता की पॉपुलेशन है वो 1947 में एक्सटिंक्ट हो गई थी। ऑफिशियली हमने इसे 52 में डिक्लेयर कर दिया था। तो लास्ट चीता जो है वो 47 में, लास्ट रिकॉर्डेड चीता डाइड इन 47। 1952 में हमने प्रॉपर सेंसस करा एंड वी ऑफिशियली डिक्लेयर्ड कि इंडिया में अब चीता नहीं है। ओके, तो ये चीज थी 52 का, ये जो डेट है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चीतास यूजुअली कहां रहते हैं, तो रेदर देन लिविंग इनसाइड अ वेरी डेंस फॉरेस्ट, वो ओपन ग्रासलैंड्स को प्रेफर करते हैं। और इंडिया के अंदर में आपका जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात वाला रीजन है, इसमें बहुत बड़े बड़े ओपन ग्रासलैंड्स है। इसीलिए हमने जो ओरिजिनल उनके लिए होम्स को सेलेक्ट किया था वो आपके एमपी में ही लोकेटेड है। आई एम श्योर यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द कूनो नेशनल पार्क, जो आपका फर्स्ट होम था इंडिया में आपके चीतास का। इसके बाद अभी रिसेंटली हमने यहाँ पे एक और स्टेप लिया है कि कुछ यहाँ से कूनो नेशनल पार्क से कुछ आपके चीतास को लेके हमने गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, जो भी एमपी के अंदर में वेरी नियर टू कूनो नेशनल पार्क, वहां पे उनको यहाँ पे हमने रिलोकेट करा है, सो दैट इनकी जो पॉपुलेशन है वो स्प्रेड अप हो सके। ओके, 2020 में हमने प्रोजेक्ट चीता लॉन्च किया था। उसमें पहले आपके पहले आपके नामीबिया से आए थे और उसके बाद में आपके साउथ अफ्रीका से चीता आए थे। 8 फ्रॉम नामीबिया एंड 12 फ्रॉम साउथ अफ्रीका। एंड द गुड न्यूज इज कि आपका जो ये रिलोकेशन है अब ये सक्सेसफुल हो चुका है, बिकॉज इनिशियली जब चीतास आए थे दे वर नॉट एबल टू बेसिकली सर्वाइव इन दैट पर्टिकुलर एनवायरमेंट, बट अब वो वहां पे इजिली जो है उसको अपना होम बना चुके हैं और सर्वाइव कर पा रहे हैं। ओके, व्हाट आर द चैलेंजेस? तो मेन चैलेंज जो होता है वो है अडेप्टेशन टू इंडियन क्लाइमेट एंड प्रे। तो यहाँ का जो क्लाइमेट है, यहाँ पे जो प्रे बेस है उससे कैसे अडेप्ट करेंगे चीतास, वो इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज अनलाइक अफ्रीका जहां पे बहुत बड़े बड़े फील्ड्स होते हैं एंड देयर इज वेरी लेस पॉपुलेशन, वहां पे इंडिया के अंदर में जो आपकी पॉपुलेशन है, ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, बहुत अंदर तक आपके इन फॉरेस्ट एरियाज में रहती है एंड उससे इनका जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का जो खतरा है वो बढ़ भी जाता है। एंड थर्ड इज वी वांट टू इंश्योर कि जेनेटिक डाइवर्सिटी हो और सो दैट हम यहाँ पे डिजीज को अवॉइड कर सके। जेनेटिक डाइवर्सिटी इसलिए ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर जीन पूल सेम रहता है तो उसके अंदर में डेथ होना बहुत इजी हो जाता है। ओके, तो ये कुछ चैलेंजेस है प्रोजेक्ट चीता के। सो ये वाला जो प्रोजेक्ट चीता है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस पे एलेट में पहले क्वेश्चन आया हुआ है और क्लैट के अंदर में भी आने लायक क्वेश्चन है। ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइंस से आपके हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में आज हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आर्बिट्रेशन को डिटेल में डिस्कस करा है। एडिटोरियल आया था, तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हिंदू पढ़ते हैं, तो प्लीज उस एडिटोरियल को रीड करना, उसको समझने की कोशिश करना। आपको हेल्प करने के लिए यहाँ पे भी उसे एक्सप्लेन किया गया है। ओके, तो इस मैसेज के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।